वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही है। अगर किसी को बताना पड़े कि आओ मैं तुमको भूमंडलीकरण में बताता हूँ या वैश्वीकरण, दोनों एक ही नाम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे उसको बताओगे कि भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो तुमको अगर नहीं बता सकोगे तो वही तुमको गलबला देगा। कैसे बताओगे? कर लो दुनिया मुट्ठी में। वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में कहने का मतलब, देखे मोबाइल देखें जी, ला ये जो लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, ला लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, पूरी दुनिया है ना इसमें, इसमें पूरी दुनिया समाया हुआ है। और इस पूरी दुनिया का आप मुट्ठी में लेकर के चलते हो, मुट्ठी में लेकर के चलते हो, तनी गुट के धोकरी में डाल करके पूरी दुनिया को बंद करके लेकर के चलता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। वैश्वीकरण का मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब कैसे दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है? हमने भी मोबाइल का उदाहरण बताया। अब जैसे मान लेते हैं अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये वैश्वीकरण के देन है, ये ग्लोबलाइजेशन की देन है, ये भूमंडलीकरण की देन है। यहाँ पर क्लास में जितने भी सारे जो विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, वे तो यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। लेकिन जो क्लास के बाहर के जो विद्यार्थी हैं, वे भी वीडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस तक भी बातें पहुंच जा रही है ना। ये किसकी देन है? ग्लोबलाइजेशन की देन है। ये किसकी देन है? भूमंडलीकरण की देन है। तो कहने का मतलब, अगर किसी को बताते हो कि भूमंडलीकरण का मतलब कि वैश्वीकरण का मतलब दोनों एक ही नाम है, तो क्या कहना है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। समझ रहे हैं बात को? इस प्रकार से आप नहीं समझा? चलिए मैं दूसरे तरीके से मैं बताता हूं कि वैश्वीकरण को या भूमंडलीकरण को किस प्रकार से बताओगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में हम इसलिए बता रहे हैं, देखते हो ना आजकल की महिलाएं या तो फिर लड़कियां लोग दुनिया के किसी भी कंपनी की वस्तुएं, वो अपनी मनपसंद वस्तुएं फटाफट एकदम लिया, ऐसे ऐसे एकदम टपाटप एकदम ऑर्डर कर दी, बस 2 दिन के बाद पैकेट में बंद आ गया सामान। ये किसका देन है? भूमंडलीकरण का देन है। ये किसका देन है? वैश्वीकरण का देन है, ग्लोबलाइजेशन की देन है ये। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो लड़कियां या मोट मोट महिलाएं लोग सोफा पर बैठ करके इस प्रकार से फटाफट फटाफट इस प्रकार से दाब करके तुरंत ऑर्डर नहीं कर देती और सामान उसके घर में 2 दिन में नहीं पहुंच जाता। कभी कभी ठकाई हो जाते हैं, पैकेट में मंगाया है कुछ और दे दिया है कुछ, तब तक वो फुर्र खत्म, चल गया। बहुत से लोग इस प्रकार से ठकाया भी है ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहने का मतलब क्या? ये वैश्वीकरण है। समझ रहे जी? अगर इस तरह से आप नहीं समझ रहे हैं तो आप दूसरे शब्दों में समझिए कि आखिर भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कि मैं दूसरा तरीके से मैं बताता हूं। एक दूसरा तरीका, इस तरीका से हमने बताया, एक देश की अर्थव्यवस्था को भूमंडलीकरण का मतलब, वैश्वीकरण का मतलब कि एक देश की अर्थव्यवस्था को, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यातायात के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से दुनिया के अन्य देशों के साथ, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना वैश्वीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेते हैं कि यह भारत है, ये क्या? ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। यहां पर एक देश है, यहां पर एक देश है, यहां पर एक देश है, यहां देश है, यहां देश है, इधर देश है, इधर चीन है, इधर ऐसे। और ये क्या? ये भारत है। ये क्या? ये भारत है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के साथ भी कनेक्ट हो गया, तो रूस के साथ भी, जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, इसके साथ, चीन के साथ। देख रहे हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था के दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्टिविटी अर्थात उसको जोड़ देना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है, मतलब वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इस तरह से अगर आप नहीं समझे हैं तो आप दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब एक तीसरे अर्थों में हम आपको बता रहे हैं कि वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या होता है। 2 चीज हमने अभी तक बताया, तीसरा चीज बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण का मतलब हो रहा है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक छत के नीचे ले आना।
आप बोलोगे ना बरसात में जो छतरी लगाते हैं वो छतवा के नीचे ले आना है क्या? तो बात ऐसी नहीं है। आप लोग बड़े बड़े शहरों में शायद नहीं गए होंगे, लेकिन बड़े बड़े मॉल होता है, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, बड़े बड़े दुकानें होती हैं, जिसमें तमाम तरह के मल्टीनेशनल्स कंपनियों की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उसमें वस्तुएं बेची जाती है, जो एक ही छत के नीचे आपको तमाम तरह की चीजें मिल जाएगी, अपने देश के प्रोडक्ट से लेकर के दुनिया के अन्य मल्टीनेशनल्स कंपनियों की भी वस्तुएं वहां पर आपको मिले। बड़े बड़े मॉल में देखे होंगे, बड़े बड़े मॉल होते हैं ना जी, बड़े बड़े मॉल होते हैं, एकदम 4 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला एकदम बड़े बड़े मॉल होता है, और बड़े बड़े मॉल होता है। और दुनिया के इस मॉल में क्या होता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु आपको एक ही छत के नीचे, एक छत है ना जी, अब एक छत के नीचे देख रहे हो कि कितना सारा फ्लोर है, कितना सारा तल्ला है, और यहां पर दुनिया के किसी भी वस्तु को आप, किसी भी कंपनी की वस्तु को आप एक छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। खास करके इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी मॉल में महिलाएं और लड़कियां जाना बड़ी ज्यादा पसंद करती है। सच कहते हैं, लेगी ये एक ठो का साइड में कंधा में बैगवा टांग ले रहती है, लेगी 4 बिता के 2 बुता के एक ठो सामान कोनो लेगी और 100 से मॉलवा को गांज के एकदम रख देती है। लेकिन हद है तो नहीं हो, लेकिन खरीद जगह जगह का बात ये है, जहाँ पर स्टेच्यू वगैरह रहता है, सुंदर सुंदर कपड़े रहते हैं, भले ले या ना ले, लेकिन मोबाइलवा लेकर के सेल्फिया तो जो लेकर के तो जरूर एकदम अपने आप को खुश होती है। तो मॉल में जा करके क्या सेल्फी इस प्रकार से ले, कभी ऐसे लेगी, कभी ऐसे लेगी, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे ले लेती है सेल्फी ले लेकर के रहती है, लेकिन वसूल कर लेती है। और गर्मियाँ के दिनों में अगर कोई महिला या लड़की लोग अगर मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एशिया तो चलते रहता है, तो लड़की को देखते हैं एकदम ठीक जहाँ पर एशिया चलत रहता है वहीं पर जाकर के एकदम गोढ़िया जाएगी, 3-4 गो लड़की लोग सब एकदम गोढ़िया जाती है, और वहीं से सब इशारा करेगी, नहीं भी पूजा वो ला जो देख रही है ना, वो लोग अच्छा लगता है, चलिए वहाँ पर अच्छा जाएंगे, रुकना, बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी सी एकदम बहुत गर्मी लग रही है, सब चलिए तो नहीं, हम जानते हैं। हाँ, अच्छा नहीं जाती है तो कम से कम इंटरव्यू पास करो ना, उसके बाद तो फिर जाना तो लगल है, ये है, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब, वैश्वीकरण का मतलब, भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक छत के नीचे ले आना, ये सब कॉन्सेप्ट कहलाता क्या है? भूमंडलीकरण। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को, एक देश की अर्थव्यवस्था के दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसको जोड़ देना कहलाता क्या है? भूमंडलीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए एक तो चीज को और मैं बता रहा हूं अगर इस प्रकार से आप नहीं समझे, अगर किसी को बताना पड़े कि भाई भूमंडलीकरण का मतलब, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप एक दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए। अब एक चौथा तरीका को बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। पूरे विश्व को कनेक्टिविटी के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, चाहे वो संपर्क का माध्यम प्रौद्योगिकी हो, टेक्नोलॉजी हो, यातायात के साधन हो, चाहे जो भी हो, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बना देना, पूरे विश्व को एक छत के नीचे ले आना, जहां पर जॉर्डन के भी कुछ महिला मिल जाएं, तो इंडियन भी महिलाएं, तो अमेरिकन भी, तो चाइनीज़ भी, तो नेपाली भी, तो भूटानी भी, तो ये तो वो, तो सब तरह के एकदम सब वहाँ पर एकदम खिचड़ी टाइप के एकदम सब मिल जाएगी, एकदम सब एक परिवार की तरह। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि विश्व को एक परिवार की तरह बना देना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। समझ में आई बात? वैश्वीकरण समझ में आ गए? चलिए वैश्वीकरण को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। वैश्वीकरण से भारत को क्या क्या लाभ हुआ? अब दूसरी बात यह है, इतने सारे वस्तुएं जो आज हम लोग घर के आसपास, छोटे छोटे बाजारों में, छोटे छोटे दुकानों में, बड़े दुकानों में, कोई भी वस्तुएं हम लोगों को इतनी आसानी से जो मिल जाती है, ये किसका देन है जानते हो? वैश्वीकरण की देन है। ये किसका देन है? वैश्वीकरण की देन है। भारत ने सन 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण को अपनाया। कब अपनाया? भारत ने सन 1991 ईस्वी में, भारत ने कब अपनाया? सन 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया। जब वैश्वीकरण को जब अपनाया तो 1991 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, किसी प्रकार से रेंगता था, किसी तरह से एकदम सांप जिस प्रकार से रेंगता है ना, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रेंगते हुए, इस प्रकार से रेंगते हुए, घसकते हुए किसी प्रकार से चल रही थी 1991 के पहले।
क्योंकि 1991 के पहले तक भारत की जो अर्थव्यवस्था ने वो कॉम्पैक्ट अर्थव्यवस्था था, बंद अर्थव्यवस्था था। मतलब अपने देश में वस्तु का उत्पादन करो और अपने ही देश के बाजारों में बेचो। दुनिया के अन्य देशों के साथ, दुनिया के अन्य मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, चाहे दुनिया के अन्य मल्टीनेशनल कंपनी भारत में नहीं आ सकते थे। भारत के भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां, छोटी छोटी जो कंपनियां थी, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां चली जाती थी, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी कंपनियां अपने ही देश में प्रोडक्शन करो, अपने ही देश के बाजारों में बेचा करते थे। तो 1991 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या हो रहा था, इस प्रकार से रेंगता था। रेंगता, सांप जिस प्रकार से रेंगता है, सांप को रेंगते हुए देखा है जी? सांप को देखते हो ना, क्या वो आसमान में उड़ता है, धरती को पकड़कर रेंगते हुए चलता है, इस प्रकार से रेंगते हुए घिसियाते हुए चलता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था सन 1991 के पहले ठीक इसी प्रकार से थी। लेकिन जैसे ही भारत ने 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण को अपनाया, जैसे ही वैश्वीकरण को अपनाया, किसको अपनाया? वैश्वीकरण को अपनाया, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम बम पर भागना शुरू हो गया। कैसे बम पर भागना शुरू हो गया? क्योंकि जैसे ही 1991 इसमें भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया, तमाम तरह के विदेशी कंपनियां चाहे वो अमेरिका का, रूस का हो, जापान का, फ्रांस का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, ये विदेशी कंपनियां भारत में एफडीआई लेकर के, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी कंपनियां, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के, मल्टीनेशनल्स कंपनी भारत में आकर के पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, पैसा निवेश करना शुरू कर दिया, निवेश, जहां पर विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई है भारत में, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री, चाहे वह पेप्सी हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे ओप्पो हो, और भी विभिन्न प्रकार के परिधान की चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने के वस्तुओं को, बहुत सारे मल्टीनेशनल्स कंपनी भारत में आनी शुरू हो गई और भारत में आकर के पैसा खर्च करना शुरू किया, निवेश करना, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दिए, तो यहाँ पर वस्तुएं मिलनी शुरू हो गई, यहाँ पर बननी शुरू हो गई। और आज के डेट में गाँव ग्रामीण क्षेत्र के भी दुकानों में अगर जाओगे तो आपको उसमें कम से कम बहुत सारी विदेशी वस्तुएं आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आसानी से सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है। इतना स्टाइलिश जो अठरंगी ठोरंगी वगैरह जो तुरंत जो ले लेते हो, बहुत सारी विदेशी कंपनियां लोग हैं इसमें, बहुत सारे एकदम तुरंत, जो एक ठो की कीमत 5,000 10,000 रुपये तक का है, क्या बात करती है, तो उन्हें एक ठो डक आलता वाला रंगा वाला ले लेते हैं और बोलती है कि हम तो एकदम लगाए हैं। ऐसे सब विदेशी कंपनी ने एक से एक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं भारत में, जो भारत में आकर के एफडीआई को निवेश किया और बहुत सारे वस्तुएं बनानी शुरू कर दिया और लोगों को मिलना शुरू कर दिया। इस प्रकार से सन देखते हो ना, 1950 से लेकर के 1980 के दशक तक की अगर बात करें, 1950 से 1980 के दशक तक की अगर बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विकास की जो दर था, भारत के विकास का दर मात्र कितना था जानते हो? मात्र 3.5% था। 1950 से 1980 तक भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की दर मात्र कितना था? 3.5% था। लेकिन भारत ने जब 1991 ईस्वी में ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, तो भारत की अर्थव्यवस्था सन 2002 से और 2012 की अगर बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था 8% की दर से इसका वृद्धि हुआ, 8% की दर से इसका वृद्धि हुआ। भारत की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। ये सारे के सारी चीज़ें जितनी भी है, सब के सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो पाँचवीं, जो सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें अगर देन है किसी का, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन की देन है, वैश्वीकरण की देन है। हमें गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी वस्तुएं बड़ी आसानी से विदेशी वस्तुएं मिल जाती है, तो इसका किसका देन है? सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। एक से स्टाइलिश कपड़े सब सारे लड़कियां लोग, महिलाएं लोग जो खरीद करके लाती है, किसकी देन है? सब के सब क्या? वैश्वीकरण की देन है। एक से एक जूते चप्पल सब परिधान वगैरह जो खरीद लेते हो तुरंत, एकदम डिजाइन पे डिजाइन, एकदम सुंदर सुंदर डिजाइन में, चीप एंड वेस्ट में भी, सब के सब क्या है कि वैश्वीकरण की देन है। हर एक के पॉकेट में, हर एक के हाथ में भी जो मोबाइल सेट है, हैंड सेट है, ये
ये सब किसकी देन है? सब वैश्वीकरण की देन है। इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे जो पेय पदार्थ, इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारे 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ ये जो आ गई हैं अभी, ये सब के सब किसकी देन है? वैश्वीकरण की देन है। और भारत की अर्थव्यवस्था सन 1950 से 1980 में 3.5% में था, जो अभी बढ़ करके लगभग 8% की दर से इसका विकास दर है भारत का। जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। सब किसका देन है? सब के सब वैश्वीकरण का देन है। इस प्रकार से आज हमने सिर्फ बताया है वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ हमने बताया कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, लेकिन अगले क्लास के वीडियो में हम आप लोगों को यह बताएंगे कि वैश्वीकरण से गरीब देशों को, विकासशील देशों को नुकसान भी हुआ है तो फायदा भी हुआ है। वैश्वीकरण से दुनिया के जितने भी सारे जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री जितने हैं, उन सभी देशों को सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ। लेकिन जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, अल्प विकसित देश है, या जो गरीब देश है, जो बीमारू देश है, उसको कम फायदा हुआ है और नुकसान भी इसको काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा। हालांकि ये अलग विषय का चीज़ है, अलग टॉपिक में हम इसको बताएंगे। लेकिन आज मेरा सिर्फ बताने के एक ही मात्र मकसद था कि वैश्वीकरण किसको कहते हैं। तो मैंने ये 4-5 तरीके से आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की, समझ रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वॉच करना जरूर, और उसमें कमेंट में जरूर लिखना है कि भाई ये सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई, जरा इसको फिर से हमको आपको समझाइए। तो हो सकता है कि फिर मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को मैं सुधार करने की मैं कोशिश करूँ और उसको फिर से मैं रिवाइज करके आप लोगों को बता दूंगा। समझ गए ना बात को? तो ये था वैश्वीकरण, समझ रहे हैं। चलिए।